सभी को नमस्ते। आइए आज चैप्टर 3 आवर्त सारणी की सामान्य जानकारी, इसके संबंध में आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि आवर्त सारणी क्या होती है और इसमें तत्व किस किस तरह से रखे जाते हैं, उनका आधार क्या है। तो सबसे पहले तत्वों के वर्गीकरण का इतिहास, कि इनका जो वर्गीकरण किया गया है वो कहाँ से कहाँ शुरू होकर के और कहाँ तक आज जो हम लोग आवर्त सारणी देख रहे हैं कैसे उस स्थिति में आई है। तो इसमें सबसे पहले वैज्ञानिकों ने देखा कि नए नए तत्वों की निरंतर खोज के कारण तत्वों की संख्या इतनी अधिक हो गई कि इन सब तत्वों के गुणों को अलग अलग समझना तथा उन्हें याद रखना अत्यधिक कठिन हो गया। इसलिए उन्होंने तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास किया और अब तक 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है और खोज की प्रक्रिया अभी भी गतिमान है। तत्व को सबसे पहले धातु एवं अधातु के रूप में वर्गीकृत किया गया था। अभी तक इस दिशा में जो प्रयास किए गए, जिन वैज्ञानिकों ने उल्लेखनीय प्रयास किए हैं, उनको समझते हैं कि कौन कौन से वैज्ञानिकों ने कब कब प्रयास किए और उनका प्रयास सराहनीय रहा। तो नंबर 1 सबसे पहले आता है प्राउड की संकल्पना। इन्होंने 1815 में अपने विचार दिए। इसके बाद आते हैं डोबराइनर का त्रिक समूह, इन्होंने 1829 में, हालांकि 1817 में इन्होंने पहला विचार रखा था, लेकिन इनका जो असली विचार जो प्रकाशित हुआ वो, या असली जो आवर्त सारणी इन्होंने अपनी बनाई वो 1829 में हुई थी। इसके बाद आता है न्यूलैंड का अष्टक नियम, ये 1863 में हुई। न्यूलैंड ने दिया अपना एक अष्टक नियम 1863 में। फिर आए लूथर मेयर वक्र, ये 1869 में हुआ और 1869 में ही मेंडलीफ की आवर्त सारणी आ गई। मेंडलीफ ने जो अपनी आवर्त सारणी बनाई, उनका प्रयास पहले से चलता रहा था, लेकिन 1869 में उन्होंने अपनी एक आवर्त सारणी दी। उसके पश्चात मोसले का आधुनिक आवर्त नियम 1913, जो आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं, कुछ मिलता जुलता, उसमें भी हालांकि सुधार हुआ, बोरबरी ने भी कुछ उसके बाद सुधार किया था। तो 1913 में मोसले का आवर्त नियम आया और लास्ट में आता है आधुनिक आवर्त सारणी, जो अब इस समय 18 कॉलम वाली है, वो आवर्त सारणी आई आधुनिक, जिनको हम आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से भी जानते हैं। तो पहले तो ये समझते हैं कि आवर्त सारणी क्या है। आवर्त सारणी तत्वों का वर्गीकरण करने हेतु तैयार किया गया एक ऐसा चार्ट है जिसमें सभी तत्वों को क्रमबद्ध तरीके से ऊर्ध्वाधर एवं लंबवत, अर्थात ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज, इस तरह से खानों में इसको व्यवस्थित किया गया। निश्चित अंतराल के पश्चात तत्वों के गुणों की पुनरावृत्ति होती है तथा समान गुण वाले तत्व एक के नीचे एक ऊर्ध्वाधर खानों में रखे जाते हैं। ऊर्ध्वाधर खानों को वर्ग और क्षैतिज खानों को आवर्त कहा जाता है, क्योंकि गुणों की निश्चित अंतराल के बाद पुनरावृत्ति का गुण आवर्तिता कहलाता है तथा तत्वों का यह वर्गीकरण सारणी के रूप में किया गया। और इस प्रकार से जो ये चार्ट था, इस चार्ट को जो हमने बनाया, उन वैज्ञानिकों के द्वारा ये तैयार किया गया और हमारे समक्ष जो आया, इस चार्ट को हमने आवर्त सारणी नाम दिया। अब देखते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी क्या है। तत्वों के वर्गीकरण के निरंतर प्रयासों के क्रम में एक रूस के वैज्ञानिक मेंडलीफ हुए हैं। उन्होंने सन 1869 में न्यूलैंड के अष्टक नियम में सुधार करके एक नए नियम की स्थापना की, जिसे मेंडलीफ का आवर्त नियम कहते हैं। इन्होंने क्या नियम दिया? यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो उनके गुणों में आवर्तता पाई जाती है, अर्थात तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इस तरह से उन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया, परमाणु भार के आधार पर उन्होंने अपनी आवर्त सारणी बनाई कि परमाणु भार
के अनुसार उनको सभी तत्वों को व्यवस्थित किया। तो अब इनकी आवर्त सारणी के मुख्य लक्षण या सामान्य लक्षण इनके क्या थे, इसके संबंध में जानते हैं। तो नंबर 1 है तत्वों का परमाणु भार उसके मौलिक गुण है, जो उस तत्व की मौलिक विशेषताओं को प्रकट करता है। इसका मतलब परमाणु भार उसका जो है वो मौलिक गुण हुआ और उसकी जो विशेषताएं हैं उसको प्रकट करता है। नंबर 2 है प्रत्येक आवर्त में तत्वों की व्यवस्था बढ़ते परमाणु भार के क्रम में है। इन्होंने आवर्त में जो बाएं से दाएं की तरफ किया, तत्वों को रखा, तो उनमें परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा। नंबर 3 है 7 क्षैतिज खानों को आवर्त तथा 7 ऊर्ध्वाधर खानों को समूह कहा गया। मेंडलीव ने जो सबसे पहले अपनी आवर्त सारणी बनाई थी, उसमें जो 7 क्षैतिज खाने थे वो 7 आवर्त के रूप में जाने गए और 7 ऊर्ध्वाधर खाने थे वो उनको समूह कहा गया। उस समय 7 ही केवल उन्होंने बनाए थे। नंबर 4 आता है प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की ऋण विद्युत संयोजकता कम होती जाती है। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। ऋण विद्युत संयोजकता कम होती है बाएं से दाएं चलने पर और धन विद्युत संयोजकता बढ़ती जाती है। इस तरह से 5वां नंबर देखते हैं सारणी के रिक्त स्थानों के तत्वों के गुणधर्मों का पूर्व कथन दिया जा सकता है। मेंडलीव ने अपनी सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए थे जिन तत्वों की खोज नहीं हो पाई थी, लेकिन उन गुणधर्मों को उन्होंने बता दिया था कि किस तरह के गुणधर्म वाले तत्व यहाँ रखे जा सकते हैं रिक्त स्थान पर। तो सारणी में किसी भी तत्व के स्थान के अनुसार उसको गुणों को बताया जा सकता है। जैसे किसी समूह के किसी तत्व के गुण उस समूह में उससे ऊपर और उससे नीचे स्थित तत्व के औसत गुण होते हैं। अब इन्होंने एक विशेष बात इस तरह से कही थी कि जो तत्व उन्होंने सारणी में रखे हैं तो ऊपर वाले तत्व और जो तत्व के हमें गुण जानना है उससे नीचे वाले तत्व दोनों का जो औसत निकालेंगे उनके गुण उस तत्व में पाए जाएंगे। फिर इसके बाद इसमें चूंकि काफ़ी कमियां थी मेंडलीव की, उसमें तो धीरे धीरे संशोधन प्रारंभ हुआ। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में देखते हैं कि संशोधन भी हुआ है। क्या हुआ? तो वैज्ञानिक मोसले ने परमाणु क्रमांक का आविष्कार किया था। अभी तक वो परमाणु भार के आधार पर सारणी बनाई गई थी। अब जब से ही मोसले ने परमाणु क्रमांक का आविष्कार किया तो इसका सीधा संबंध तत्व के गुणधर्म से पाया गया। अतः मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन किया गया और संशोधित नियम के अनुसार क्या हुआ, क्या नियम प्रतिपादित हुआ? मोसले ने जो दिया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है, अर्थात तत्वों को उनके परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित न करके उनके परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित किया गया। बिल्कुल सही है। मेंडलीव ने परमाणु भारों को उनके क्रम में रखा था, लेकिन जैसे ही मोसले ने परमाणु क्रमांक का आविष्कार किया तो तब से ही परमाणु क्रमांक के क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया गया और आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों का एक समूह जोड़ा गया। अक्रिय गैसें माने निष्क्रिय गैसें, उसका भी एक समूह जोड़ दिया गया, जिससे सारणी में शून्य समूह सहित, शून्य वर्ग जिसको भी कहते हैं, इसके सहित समूहों की कुल संख्या अब 9 हो गई। दुर्लभ मृदा तत्व तथा एक्टिनाइड तत्व के लिए सारणी में स्थान निर्धारित किए गए। इनका स्थान पहले कहीं नहीं था, तो अब इनके स्थान को निर्धारित करते हुए इन्हें सारणी में सबसे नीचे स्थान दिया गया। अब इसमें की विशेषता क्या थी जो आवर्त सारणी संशोधित हुई है, उस आवर्त सारणी के संबंध में जानते हैं। मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी की विशेषताएं, तो इसमें सबसे पहले आवर्तों की क्या विशेषताएं हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों को निम्न 2 भागों में बांट कर देख सकते हैं। इन्होंने जो आवर्त बनाए थे संशोधन के पश्चात, तो उसमें लघु आवर्त और दीर्घ आवर्त 2 तरह के आवर्त इन्होंने बताए। तो पहले देखते हैं लघु आवर्त में कौन कौन से तत्व आए। लघु आवर्त में प्रथम लघु आवर्त में हाइड्रोजन तथा हीलियम केवल 2 ही तत्व हैं। दूसरे लघु आवर्त में 8
तत्व हुए और तीसरे लघु आवर्त में भी 8 ही तत्व रखे गए। इन सभी तत्वों को हमने प्रारूपिक तत्व कहा। इन तत्वों को प्रारूपिक तत्व कहा गया। इन तीनों आवर्त के तत्वों में एक विकर्ण संबंध है, अर्थात विकर्ण के सिरों पर स्थित दोनों तत्वों के गुणों में समानता होती है। विकर्ण संबंध होने से उनके जो सिरों पर था, उनके विकर्णों के सिरों का जो संबंध है, उस पर तत्व जो रखे गए उनके गुणों में समानता पाई गई। अब देखते हैं दीर्घ आवर्त उन्होंने क्या रखे, उसके अंतर्गत कौन कौन से तत्व रखे गए हैं। तो अंतिम 4 आवर्त दीर्घ आवर्त हैं। चौथे आवर्त में 18 तत्व, पांचवें आवर्त में 19 तत्व और छठे आवर्त में 32 तत्व हैं और सातवें आवर्त में 17 तत्व हैं। इसका मतलब सातवां आवर्त जो हुआ वो अपूर्ण बना रहा, जो कि अपूर्ण आवर्त कहलाता है। तीनों दीर्घ आवर्तों में कुल 9 तत्व सम तथा विषम श्रेणी के बीच के हैं। इन 9 तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तीनों दीर्घ आवर्त में देखेंगे तो कुल 9 तत्व ऐसे हैं जो सम और विषम श्रेणी के हैं, उसके बीच के हैं। इसका मतलब इन तत्वों को संक्रमण तत्व कहा गया। तो कौन कौन से हैं देखते हैं, किस आवर्त में कौन से तत्व ऐसे मिले। चौथे आवर्त में देखते हैं तो आयरन, कोबाल्ट और निकेल, ये 3 तत्व चौथे आवर्त में पाए गए, जो कि सम और विषम श्रेणी के बीच के थे। इसी तरह से पांचवें आवर्त में Ru माने रूथेनियम, RH रोडियम और Pd माने पैलेडियम, इस तरह से 3 तत्व ये भी जो थे वो भी सम और विषम श्रेणी के बीच के थे। और छठवें आवर्त में OS ऑस्मियम, IR इरिडियम और PT प्लेटिनम, ये 3 तत्व छठवें आवर्त में भी थे। इस तरह से ये 3 तत्व चौथे, पांचवें और छठवें आवर्त में पाए गए। इन 9 तत्वों को हमने संक्रमण तत्व कहा। अब देखते हैं कि नंबर 1 इसमें है कि संयोजकता में क्रमिक परिवर्तन होता है दीर्घ आवर्त के साथ साथ। अब इसके बाद देखते हैं कि संयोजकता में क्रमिक परिवर्तन होता है। लघु आवर्त के तत्वों की हाइड्रोजन की प्रति संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर 4 से 1 तक घटती है, तथा ऑक्सीजन के प्रति संयोजकता 1 से 7 तक बढ़ करके और 7 से 1 तक घटती है। इस तरह से इनके जो आवर्त की विशेषताएं थी उनमें पहले नंबर की विशेषता यही हुई कि संयोजकता में क्रमिक परिवर्तन होता है। इस तरह से नंबर 2 है इसमें तत्वों के घनत्व, गलनांक, क्वथनांक तथा विशिष्ट ऊष्मा आदि के गुणों में भी क्रमिक परिवर्तन होता है। नंबर 3 है प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की धन विद्युत प्रकृति में क्रमशः कमी होती जाती है तथा ऋण विद्युत प्रकृति में क्रमशः वृद्धि होती जाती है। बाएं से दाएं चलने पर धन विद्युत प्रकृति कम होती जाएगी और ऋण विद्युत प्रकृति बढ़ती चली जाएगी। नंबर 4 है कि प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर धातु तत्वों की जो इनमें धात्विकता होती है उसमें कमी जाती है और तदनुसार ऑक्साइडों की क्षारीयता भी घटती जाती है। नंबर 5 है प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों का आयनन विभव बढ़ता है। यहाँ अब ये ध्यान देने की बात है कि बाएं से दाएं चलने पर आयनन विभव बढ़ता है, अर्थात परमाणु से आयन बनने में लगने वाली जो ऊर्जा होती है वो क्रमशः बढ़ती चली जाती है। अब इसके बाद देखते हैं कि समूहों की विशेषताएं क्या है। अभी तक हमने देखा कि जो इनके आवर्त थे उनकी विशेषताएं, अब समूहों की विशेषताएं। संशोधित मेंडलीव की आवर्त सारणी में 9 खड़े खाने, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन के पश्चात जो प्रस्तुत हुई उसमें 9 खड़े खाने या समूह हैं। समूह 1 से लेकर के 7 तक A तथा B उप समूहों में विभाजित है। समूह A के तत्वों के गुणों में समानता होती है
इसी प्रकार समूह बी के तत्वों के गुणों में भी परस्पर समानता होती है। इसका मतलब समूह ए में जो तत्व रखे गए उनके सभी के गुणों में समानता मिलेगी और समूह बी में के अंतर्गत जितने तत्व रखे गए उनके गुणों में भी परस्पर समानता होती है। अब इसकी विशेषता देखते हैं। पहली क्या है, प्रत्येक समूह के तत्वों की एक ही संयोजकता होती है। एक समूह में जितने भी तत्व रखे जाएंगे उनकी संयोजकता वही होगी जो पहले तत्व की होगी, वो सभी तत्वों की संयोजकता होगी। नंबर 2 है, प्रत्येक समूह के गुणों में आधारभूत समानताएं पाई जाती हैं, परंतु ऊपर से नीचे की ओर चलने पर तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन पाया जाता है। समूह में जो गुण होते हैं उनमें तो पूरी समानताएं लगभग सभी मिलेंगी, लेकिन ऊपर से नीचे चलने पर उनके गुणों में कुछ क्रमिक परिवर्तन पाया जाता है। नंबर 3 है, प्रत्येक समूह में परमाणु भार ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता है। नंबर 4 है, प्रत्येक समूह के तत्वों में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर तत्वों की आयनिक त्रिज्या में वृद्धि होती जाती है। अब इस पॉइंट को आप लोग सही से समझें। प्रत्येक समूह के तत्वों में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर तत्वों की आयनिक त्रिज्या में वृद्धि होती जाती है, जिससे धन विद्युत प्रकृति तथा धात्विकता में क्रमशः वृद्धि होती जाती है। अगर आयनिक त्रिज्या बढ़ेगी तो धात्विकता भी बढ़ेगी और धन विद्युत प्रकृति जो होती है वो भी बढ़ेगी। किंतु आयनिक त्रिज्या में वृद्धि के कारण आयनन विभव और विद्युत ऋणात्मकता तथा गलनांक इनमें कमी आती जाती है। अब ये यहाँ ध्यान देने की बात है, कौन सी चीजें बढ़ी? धन विद्युत प्रकृति और धात्विकता में तो वृद्धि हुई अगर आयनिक त्रिज्या में वृद्धि होती है, और अगर आयनिक त्रिज्या में कमी होती है तो आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मकता तथा गलनांक इनमें कमी आती जाती है। नंबर 5 है, समूह 1 से 4 तक तत्वों की ऋण विद्युत प्रकृति में कमी होती रहती है। अब वो जो कमी अभी बताई गई थी तो उनमें किस तरह से कमी होती है इसको देखते हैं। तो समूह 1 से 4 तक के तत्वों की ऋण विद्युत प्रकृति में कमी हो जाती है तथा 5 से 8 तक, जो समूह 5 है वहां से लेकर के समूह 8 तक ऋण विद्युत प्रकृति में क्रमिक वृद्धि होती जाती है। अतः समूह 4 संक्रमण समूह कहलाता है। इनमें दोनों तरह का बदलाव पाया जाता है, इसलिए क्रमशः परिवर्तन आता है, इसलिए इसको संक्रमण समूह कहा जाता है। नंबर 6 देखते हैं। तो समूह 8 के तत्व, एक ओर क्रोमियम तथा मैग्नीज और दूसरी ओर कॉपर तथा जिंक तत्वों के बीच की कड़ी का काम करते हैं। अतः समूह 7 भी संक्रमण समूह कहलाता है। नंबर 7 आता है कि प्रबल धन विद्युतीय समूह 1 से 1 तथा प्रबल ऋण विद्युत समूह 7 के बीच समूह 8 भी संक्रमण समूह है। इसको समझ लेना पड़ेगा। प्रबल धन विद्युतीय समूह 1 तथा प्रबल ऋण विद्युतीय समूह 7, इनके बीच में समूह 8 को रखा गया है। अतः ये बीच का व्यवहार करेगा, उनके सेतु का कार्य करेगा, उनके गुणों के सेतु का कार्य करता है, इसलिए इसको भी संक्रमण समूह कहा गया। इसके बाद शून्य समूह है। इस प्रकार समूह जो 4 और समूह 7 और समूह 8 जो हुए वो संक्रमण समूह कहलाते हैं। तो ये पूछा जाता है कि संक्रमण समूह कौन कौन से हैं, तो हमें बताना पड़ेगा कि संक्रमण समूह 4, समूह 5 और 8, इस तरह से। अब देखते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी का महत्व। जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई थी उसका महत्व क्या था? तो नंबर 1 है, तत्वों के वर्गीकरण की यह एक उत्तम विधि है। इसके द्वारा 9 समूहों के गुणों का अध्ययन करके सभी तत्वों के गुणों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब ये बात बहुत ही ये उत्तम विधि इन्होंने दी थी, क्योंकि सभी समूहों के सभी तत्वों के गुणों का अध्ययन अलग अलग याद रखना, ये इसमें काफ़ी कठिनाई हो रही थी।
तो इन्होंने ऐसे तत्वों को एक ही समूह में रखा जिनके गुणों की जानकारी एक ही तरह से प्राप्त हो सकती है और समानता पाई जाती है। तो इनके समूहों के गुणों का अध्ययन करके हम सभी तत्वों के गुणों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2 है कि सारणी के रिक्त स्थानों की खोज के लिए तत्वों के गुणों का पूर्व ज्ञान होने से उनका आविष्कार करना सरल हो गया। मेंडलीव ने जो अपनी आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़े थे उसमें उन्होंने गुणों का अपनी भविष्यवाणी जरूर कर दी थी कि इस तरह के गुणों वाले तत्व यहाँ रखे जा सकते हैं। तो जो नए तत्वों का आविष्कार हुआ वो करना सरल हो गया। जैसे मेंडलीव के काल में स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम तत्व ज्ञात नहीं थे। इनके गुणों की भविष्यवाणी के आधार पर ही इन तत्वों की हाइड्रोजन की स्थिति। अब हाइड्रोजन को देखते हैं तो मेंडलीव ने पहले और 7वें वर्ग के तत्वों में उनके गुणों की समानता प्रदर्शित करता था, इसलिए दोनों उसमें रख दिया था। इस आधार पर हाइड्रोजन को पहले और 7वें वर्ग में रखा जाना चाहिए था, लेकिन यह एक न्याय संगत नहीं है, अतः इसका स्थान आज भी विवादास्पद बना रहा। मेंडलीव के जो आवर्त सारणी थी उसके बाद ये विवादास्पद स्थान हाइड्रोजन का रहा। अब समान गुण वाले तत्वों की स्थिति, दूसरा नंबर जो इनकी जो कमियां थी कि समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग वर्ग में रखा गया है। जैसे तांबे और पारे के गुणों में समानता होने के बाद भी क्रमशः प्रथम और द्वितीय वर्ग में रखा गया है, जबकि मेंडलीव ने कहा था कि समान गुण वाले जो तत्व होंगे वो एक ही वर्ग में रखे जाएंगे, एक ही समूह में रखे जाएंगे, ऐसा उनका कहना था। लेकिन तांबे और पारे के गुणों में समानता होते हुए भी एक को प्रथम वर्ग में रखा गया, तांबे को प्रथम वर्ग में और पारे को द्वितीय वर्ग में रखा गया। ये इनकी एक विशेष कमी थी या दोष था। नंबर 3 आता है असमान गुण वाले तत्वों की स्थिति। असमान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया है। जैसे सिक्का धातु है, कौन सी? कॉपर, Ag और Au, माने कॉपर, चांदी और सोना। इनको क्षार धातुओं के साथ, क्षार धातुएं कौन कौन सी? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इनके साथ में रखा गया है। इस तरह से असमान गुण वाले तत्वों को उन्होंने एक वर्ग में रख दिया, ये भी एक कमी थी। नंबर 4 है परमाणु द्रव्यमानों का क्रम नहीं। मेंडलीव का जो मुख्य आधार था कि परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को रखा जाएगा, लेकिन कुछ स्थानों पर अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रख दिया गया। जैसे आर्गन, इसका परमाणु भार है 39.948। इसको पोटेशियम, जिसका परमाणु भार 39.102 है, इससे पहले रख दिया गया। माने जो अधिक परमाणु भार वाला तत्व था आर्गन, उसको पहले रख दिया, जबकि कम परमाणु भार वाला तत्व पोटेशियम उसको बाद में रखा गया। यह भी उनके एक दोष उसकी आवर्त सारणी में पाया गया। नंबर 5 आता है समस्थानिकों का स्थान। एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही वर्ग में माना गया, जबकि इनके परमाणु भार अलग अलग हैं, अर्थात समस्थानिकों का स्थान उपयुक्त नहीं दिया गया। कैसे? समस्थानिकों का मतलब क्या होता है? जिनके परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं और परमाणु भार अलग अलग होते हैं। तो इनका कहना था कि परमाणु भार के क्रम में रखा जाएगा, लेकिन कुछ तत्व ऐसे पाए गए जिनके समस्थानिकों को एक ही वर्ग में रख दिया गया। नंबर 6 आता है दुर्लभ मृदा तत्वों का स्थान। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जो दुर्लभ मृदा तत्व कहलाते हैं, उन्हें उचित स्थान नहीं मिला, अर्थात उन्हें आवर्त सारणी के नीचे रखा गया। इस तरह से उनके जो आवर्त सारणी थी मेंडलीव की, उसमें कुछ ये दोष थे, और इनके दोषों को दूर करने के लिए एक आधुनिक आवर्त सारणी बनी। उसमें क्या हुआ? मोसले ने नया आवर्त नियम दिया। मेंडलीव की आवर्त सारणी में थोड़ा संशोधन करते हुए एक नया आवर्त नियम दिया, जिसे आधुनिक आवर्त नियम
कहा जाता है। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ये तो इससे पहले भी बताया जा चुका है। आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर बोरबरी द्वारा नई आवर्त सारणी तैयार की गई, जिसे दीर्घ आवर्त सारणी कहते हैं। इसका मतलब जो आजकल आधुनिक आवर्त सारणी जो हमें देखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है, वो दीर्घ आवर्त सारणी के नाम से भी जानी जाती है। इसको आधुनिक या दीर्घ आवर्त सारणी कहते हैं। इसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, जिन्हें समूह कहते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी के उपवर्गों को अलग अलग करके पूर्ण वर्ग मान लिया गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ए और बी 2 उपवर्गों में बांटा गया था, प्रत्येक वर्ग को। लेकिन इस समय बोरबरी ने इसमें संशोधन करते हुए इनके उपवर्गों को अलग अलग करके पूर्ण वर्ग बना दिया, जिसमें क्षैतिज कतारें होती हैं, जिनको आवर्त कहते हैं। 8वें वर्ग को 3 भागों में बांटा गया है। अब सभी वर्गों को 2-2 भागों में बांटा गया, लेकिन 8वें वर्ग को 3 भागों में इन्होंने बांट दिया तथा शून्य वर्ग को उसी तरह से रहने दिया गया। इस प्रकार इसमें 7 आवर्त और 18 वर्ग आते हैं। इस तरह से आपको तत्वों की जो आवर्त सारणी है, उसके संबंध में आपको आवर्त सारणी निश्चित रूप से ठीक से देखनी चाहिए। आपको पूरा अध्ययन तभी हो पाएगा जब इस आवर्त सारणी का आप पूरा अध्ययन कर लेंगे। अब देखते हैं इनकी आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या थी। तो सबसे पहले आवर्त की विशेषताएं। जिस तरह से मेंडलीव की आवर्त सारणी ने आवर्त की विशेषताएं और समूह की विशेषताएं समझी थी, इस तरह से अब जो वर्तमान में आवर्त सारणी हमारे सामने है, उसमें आवर्तों की क्या विशेषताएं हैं। तो इनमें आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। अब प्रथम आवर्त में कुल 2 तत्व हैं। इसको अति लघु आवर्त कहा गया। अब ये ध्यान देना पड़ेगा कि प्रथम आवर्त को अति लघु आवर्त नाम दिया गया, जबकि उससे पहले कभी अति लघु आवर्त नाम नहीं था। लघु आवर्त से शुरू हो रहा था। और प्रथम आवर्त में इलेक्ट्रॉन मुख्य कोश जो होता है पहली कक्षा में प्रवेश करता है। N1 जिसको कहते हैं मुख्य कोश, N1 के नाम दिया गया, या पहली कक्षा में प्रवेश करता है। इसी तरह से द्वितीय आवर्त में कुल 8 तत्व रखे गए, इसे लघु आवर्त कहा गया। इसका मतलब दूसरे आवर्त से लघु आवर्त प्रारंभ हुआ और इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे वो मुख्य कोश के दूसरी कक्षा में प्रवेश करते हैं। तृतीय आवर्त क्या है, इसमें 8 तत्व रखे गए, इसको भी लघु आवर्त कहा गया और इलेक्ट्रॉन इसमें तृतीय कक्षा में या मुख्य कोश के N3 में प्रवेश करते हैं। चतुर्थ आवर्त, इसमें कुल 18 तत्व रखे गए, इसको दीर्घ आवर्त कहा गया। अब यहाँ से दीर्घ आवर्त प्रारंभ हो जाता है, कहाँ से, चौथे आवर्त से। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे वो मुख्य कोश इसके चौथे कक्षा में प्रवेश करने लगे। पंचम आवर्त जो है इसका, उसमें 18 तत्व इसमें भी हैं। इसका मतलब चौथे और पांचवें दोनों आवर्तों में 18-18 तत्व हुए। लेकिन पांचवें आवर्त को भी दीर्घ आवर्त इन्होंने कहा और इलेक्ट्रॉन जो थे वो मुख्य कोश के N5 में प्रवेश करने लगा। इसका मतलब पांचवी कक्षा में प्रवेश कर गया। षष्ठम आवर्त, इसमें कुल 32 तत्व हैं, इसे अति दीर्घ आवर्त कहा गया। इससे पहले अति दीर्घ आवर्त कहीं नाम नहीं था, यहाँ पर इसको 32 तत्व जिसमें हुए छठे आवर्त में उसे अति दीर्घ आवर्त का नाम दिया गया। इलेक्ट्रॉन इसमें मुख्य कोश के N6 में प्रवेश करने लगे, माने छठवीं कक्षा में प्रवेश करने लगे। अब है लास्ट सप्तम आवर्त, कुल 24 तत्व इसमें रहे। अब ये तत्व पूरे न होने के कारण ये आवर्त अपूर्ण हो गया और इसको अपूर्ण आवर्त कहा गया। इसमें इलेक्ट्रॉन जो थे वो मुख्य कोश में N7 में प्रवेश करने लगे। पहले आवर्त को छोड़कर शेष आवर्त क्षार धातुओं से प्रारंभ होकर उत्कृष्ट गैसों पर समाप्त होते हैं। ये इसकी एक विशेषता है आवर्त की, कि पहले आवर्त को यदि छोड़ दिया जाए तो इनमें जो धातु तत्व जो रखे गए हैं
तत्व जो रखे वो क्षार धातु से प्रारंभ होकर के उतने की आधुनिक आवर्त सारणी है उसके समूह या वर्गों की क्या विशेषताएं। नंबर 1 है किसी एक समूह या एक वर्ग में सभी तत्वों के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होने के कारण ही एक समूह के सभी तत्वों के मुख्य गुणधर्म समान होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक समूह में जितने भी तत्व रखे गए हैं उसमें बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी जिन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, दूसरी तत्वों से जो संयोजित होते हैं जो इलेक्ट्रॉन, उनकी संख्या एक सी रहती है, समान रहती है बाहरी कक्षा में। और संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो समान हो जाती है तो उनके गुणधर्म जो होंगे वो भी समान हो जाते हैं। नंबर 2 आता है कि अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के ऑर्बिटल के स्थान के आधार पर तत्वों को 4 ब्लॉक में बांट दिया गया। 4 ब्लॉक में इसका वर्गीकरण किया गया है। वो 4 ब्लॉक हैं S, P, D और F। इन 4 ब्लॉकों में तत्वों को बांटा गया है। तो S ब्लॉक में कौन कौन से वर्ग आए? वर्ग संख्या 1 तथा 2 या समूह 1 और 2। और P ब्लॉक में वर्ग संख्या 13 से 18 तक जितने सभी वर्ग थे वो P ब्लॉक में आएंगे। और इस तरह से जो दोनों S और P दोनों ब्लॉक हुए, इसके जितने तत्व होंगे वो प्रारूपिक तत्व कहलाते हैं। अब D ब्लॉक, इसमें वर्ग संख्या 3 से 12 तक, D ब्लॉक में जो तत्व रखे गए वो वर्ग संख्या 3 से लेकर के 12 तक के जितने तत्व थे सभी को D ब्लॉक में रख दिया गया। F ब्लॉक में आवर्त सारणी में नीचे रखे गए लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्व, जिन्हें संक्रमण तत्व या दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं, ऐसे तत्वों को सभी को F ब्लॉक में रखा गया। इसके बाद समझ लेते हैं कुछ विशेष महत्वपूर्ण जो इसमें अंश हैं, कुछ टॉपिक। प्रारूपिक तथा संक्रमण तत्व। प्रत्येक समूह के तीसरे आवर्त का तत्व उस समूह के उप समूहों A तथा B के बीच सेतु का कार्य करता है। इससे पहले भी यही बात हुई थी कि बीच की कड़ी के रूप में जो तत्व काम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो प्रत्येक समूह के तीसरे आवर्त का तत्व उस समूह के उप समूहों A तथा B के बीच सेतु का कार्य करता है। तो किसी भी तत्व जो सेतु तत्व हुए उनको हम प्रारूपिक तत्व कहते हैं। अब इन प्रारूपिक तत्वों को छोड़ करके अन्य तत्व, विशेष रूप से समूह 8 के तत्व जो होते हैं वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्वों की कुछ विशेषताएं क्या है? इनकी विशेषताएं संक्रमण तत्वों की। नंबर 1 है रंगीन संकुल आयन बनाना। नंबर 2 उत्प्रेरक का गुण, इसमें उत्प्रेरक का गुण पाया जाता है। नंबर 3 है समचुंबकीयता। नंबर 4 है विभिन्न संयोजकता प्रकट करना। इस तरह से हमने देखा प्रारूपिक और संक्रमण तत्व क्या होते हैं। अब एक टर्म और आता है विद्युत ऋणात्मकता। ये कई जगह आपने इसमें शब्द आए होंगे, तो ये समझना आवश्यक हो जाता है कि विद्युत ऋणात्मकता क्या है। किसी सहसंयोजक यौगिक में परमाणु द्वारा साझा किए गए इलेक्ट्रॉन के जोड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। इसका मतलब इसको देखना पड़ेगा, एक कोई भी तत्व है उसके पूरे जोड़े का जोड़ा जो होता है, माने एक पेयर इलेक्ट्रॉनों का एक पेयर पूरा, वो जब किसी से संयुग्मित होता है तो उस तरह की जो क्षमता पाई जाती है, उनमें आकर्षित करने की जो क्षमता पाई जाती है, उस क्षमता को हम परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। इसको एक से फिर से देख लेते हैं। किसी सहसंयोजक यौगिक में परमाणु द्वारा साझा किए गए इलेक्ट्रॉन के
जोड़े को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। विद्युत ऋणात्मकता को प्रदर्शित करने के लिए पॉलिंग तथा मूल्यांकन पैमाना का प्रयोग होता है। दो तरह के पैमानों का प्रयोग किया जाता है, तो देखते हैं कि किस पैमाने का कहाँ प्रयोग होता है। पॉलिंग पैमाने में दो परमाणुओं के बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर दिखाया जाता है। इसका मतलब दो परमाणुओं के बीच जो ऋणात्मकता का अंतर हमें देखने को मिलेगा या उसको मापने का जो पैमाना बनेगा वो पॉलिंग पैमाना कहलाएगा। तथा मूल्यांकन पैमाने में किसी परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता का मान उस परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन ऊर्जा के औसत के बराबर होता है। अब मूल्यांकन पैमाने से किसका मापन हुआ? विद्युत ऋणात्मकता का मान उस परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन ऊर्जा के औसत के बराबर होता है। इस तरह से ये दोनों पैमानों से इनका मापन हो गया। विद्युत ऋणात्मकता की कोई इकाई नहीं होती है। इस तरह से आज ये चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण समाप्त हो जाता है और आप इस चैप्टर का भी पूरी तरह से अध्ययन करें, इसको बार बार देखें। इसमें भी फेसबुक की हमने लिंक दी हुई है। फेसबुक पेज जो हमने क्रिएट किया हुआ है उस पेज पर हमारी सूचनाएं और डाल दी जाती हैं। जिस तरह की सूचना हम यूट्यूब पर उसका वीडियो बनाकर नहीं डाल पाते हैं उनको फेसबुक पेज पर डाल देते हैं। इसलिए समस्त सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज ज़रूर लाइक करके वहां पहुंचें और उसको भी देखें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें ताकि आपको सभी वीडियो प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।